नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएम क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी सिलेबस। एमपीपीएससी का जो सिलेबस है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी की वैकेंसी आ चुकी है। 17 दिसंबर को आपका प्री है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी आपने शुरू कर दी होगी। तो सबसे पहले यदि आप एमपीपीएससी को फोकस कर रहे हो, सबसे पहले आपको एमपीपीएससी का सिलेबस को पढ़ना चाहिए, उसको एनालाइज करना चाहिए। उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और आपकी क्षमता, आपकी कैपेसिटी के आधार पर आपको उस सब्जेक्ट को बांटना चाहिए 2 पार्ट में, और प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाकर आपको उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आगे बढ़ना चाहिए, तभी आपको उसमें सफलता मिलेगी। ठीक, तो आज हम सिर्फ सिलेबस को समझेंगे कि आपके सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। इसके बाद में अगले वीडियो में हम प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाकर उसको उसके आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि आपको अच्छी सफलता इसमें मिल पाए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को पढ़ते हैं, सिलेबस को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए। ये देखिए, आपका सिलेबस आपके सामने ओपन हो रहा है। ये सिलेबस राज्य सेवा परीक्षा 2022 परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। ठीक, ये देखिए, ये आपका सिलेबस है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। यदि आपने अब तक सिलेबस नहीं पढ़ा है तो आप सिलेबस पढ़िए, और आज हमारे साथ भी आप सिलेबस को पढ़ के समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए आपके जो सिलेबस है इसमें जो आपके सब्जेक्ट हैं उस प्रकार से हैं। सबसे पहले आपका एमपी लोकल है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी ऑफ एमपी है। इसके बाद में ज्योग्राफी ऑफ एमपी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड है। फिर आपका पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एमपी है, पॉलिटी ऑफ इंडिया है। इसके बाद में आपका साइंस एंड टेक है, करंट अफेयर है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और अंत में कमीशन। ये आपकी पूरी 10 यूनिट है, यानी एमपीपीएससी के सिलेबस में कुल 10 यूनिट है। तो सबसे पहली आपकी जो यूनिट है वो है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। ठीक, अब देखें इसमें क्या है आपका मध्य प्रदेश का इतिहास, आपका एमपी का जो हिस्ट्री है कि कौन कौन से राजवंश हुए हैं, किस किसने शासन किया है, सारी बातें, और इंडिपेंडेंस मूवमेंट में किसने भाग लिया है, कहाँ कहाँ पर ये आंदोलन हुए हैं, सारी बातें। संस्कृति क्या है, और साहित्य किसने कौन सी रचना करी है और कब करी है, सारी बातें आपको डिस्कस करनी पड़ेगी। अब देखिए, जो आपकी पहली यूनिट है उसके सब पार्ट हैं, सब डिवीजन का है। सबसे पहला है मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं वो प्रमुख राजवंश। जो प्रमुख राजवंश है, तो कौन सा राजवंश ने एमपी के किस पार्ट पर कब शासन किया, उनके कौन कौन से प्रमुख राजा हुए, और इसके बाद में उनके समय उनकी राजधानी क्या थी, किस किस ने आक्रमण किया उनके समय, इन्होंने कहां पर आक्रमण किया, सारी बातें आपको इसमें समझने चाहिए, हम पढ़ेंगे। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, एमपी से कौन महान हस्ती हुए हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भाग लिया है, जो उसमें फेमस हुए हैं, है ना, कौन महान हस्ती हुए हैं, को महापुरुष हुए हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं और स्थापत्य कौन कौन से, ये मतलब इसमें निर्माण कार्य हुए हैं, उसकी बात करनी है हमें, और कहाँ पर हुए हैं, किसने किए हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां और बोली, जो आपकी जनजातियां हैं, बोलियां हैं, तो जनजातियों की बोलियां और जनजातियों को मैप से पढ़ेंगे कि किस जनजाति का निवास मध्य प्रदेश के किस पार्ट पर रहा है, और उनके बारे में कौन कौन से फैक्ट हैं जो आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट ही पढ़ेंगे जिनका संबंध आपके एग्जाम से है, हम इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, समय कम है। मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं और लोक साहित्य। इसके बाद में मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, जो आपके साहित्यकार हैं उनकी रचनाएं। ठीक, तो इसमें आपके जो साहित्यकार हैं इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल, हम मैप में समझेंगे कि कौन कौन से हमारे मध्य प्रदेश में स्थल हैं, उनको हम लोग धार्मिक और पर्यटन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, जनजाति हम जब पढ़ेंगे तो उसमें कौन कौन से महापुरुष हुए हैं जिनको हमें पढ़ना है, जिनसे क्वेश्चन बनने की संभावना होती है।
ठीक है, आप देखें इसके बाद में अगला आपका पोर्शन है कि भाई भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, इसमें पढ़ते हैं हम लोग। इसमें क्या आपका आता है, प्राचीन एवं, देखो क्या इसमें क्या है, इस सिलेबस आप समझे। आपका सेकंड क्या है, भारत का इतिहास, इसमें क्या है, हिस्ट्री। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं, उनकी प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाएं, इतिहास पढ़ना आपको। इसके बाद में 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, ये आपको समझना है। जो भी उस समय आंदोलन हुए हैं उनका उद्देश्य क्या रहा और कब कब हुए हैं, उनके नेतृत्वकर्ता कौन थे, किसने इसका नेतृत्व किया, किसके मार्गदर्शन में हुआ है, सारी बातें। और उसके बाद में स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपको समझना है कि भी इंडिपेंडेंस संघर्ष हुआ है और भारतीय राष्ट्रीय जितने भी आंदोलन हुए हैं उनको हमको उसको डिस्कस करना है, उनका समय और किसने इसका नेतृत्व किया वो। इसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण और पुनर्गठन, जब इंडिपेंडेंट हम हो गए थे इसके बाद में भारत में जो परिवर्तन हुए हैं, जो एकीकरण किया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, तो किस प्रकार से किया और उसके बारे में क्या क्या फैक्ट है उनको डिस्कस करना है हमें। इसके बाद में अगला आपका है थर्ड, आपकी जो तीसरी यूनिट है आपकी, वो आपकी है मध्य प्रदेश का भूगोल, ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ एमपी। इसमें क्या पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के वन, वनोपज, वन्यजीव, नदियां, पर्वत, पर्वत श्रृंखलाएं। मध्य प्रदेश में जितने भी पर्वत हैं और उनके मध्य में जो नदियां बह रही हैं उनको हमको उसमें डिस्कस करना है, और नदियों के माध्यम से या जल के माध्यम से जो वन का विकास हो रहा है वो डिस्कस करना है, और वहाँ पे जो पर्वत हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनको हमको उसमें समझना है, जैसे विंध्याचल है, सतपुड़ा है, सारी बातें इसमें है ना। अब देखिए इसके बाद मध्य प्रदेश की जलवायु, जो मध्य प्रदेश का विभाजन किया गया है हमने, वो बेसिकली जलवायु के आधार पर किया गया है। उसका जो फिजिकल डिवीजन होता है, तो फिजिकल डिवीजन का आधार होता है जलवायु। तो मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है और उसका कारण क्या है, यहाँ बारिश कैसे होती है, ये सारी बातें। मध्य प्रदेश के यदि आपने मध्य प्रदेश का ज्योग्राफी समझ लिया तो उसका जलवायु समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी। ठीक, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के खनिज होते हैं, कहाँ पर होते हैं और उनके क्या क्या यूज़ हैं, उनको हमको पढ़ना है। मध्य प्रदेश में परिवहन, मध्य प्रदेश में कौन सा हाईवे, स्टेट हाईवे, मध्य प्रदेश में कितने स्टेट हाईवे हैं, कितने नेशनल हाईवे यहाँ से होकर गुजरते हैं, और कौन सा सबसे लंबा है, कौन सा सबसे छोटा है, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो स्टेट हो, सबको हमको डिस्कस करना है। मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं, मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग में किसके माध्यम से कितना सिंचाई होती है वो डिस्कस करना है, और कौन कौन सी हमारे यहाँ पर विद्युत परियोजना है उसको भी हमको इसमें समझना है। सिंचाई किस प्रकार से होती है, उसका क्या क्या माध्यम है, कौन कौन से इसमें सोर्स है, इसको हमको समझना है। और मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन और कृषि आधारित उद्योग जो है, इनके बारे में फैक्ट कि कौन कौन से उद्योग कहाँ पर हैं, उनकी क्या क्या संभावना है, क्या क्या उसमें उसकी फैक्ट है। चलिए, तो आपकी 3 यूनिट पढ़ ली है, बची 7, उनको पढ़ लेते हैं। अगली आपकी यूनिट है भारत एवं विश्व का भूगोल। हमने काफ़ी हद तक आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लिया है, जितने भी आपके महाद्वीप हैं, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप है, अफ्रीका है, उसके बाद आपका एशिया है, ऑस्ट्रेलिया, इनको हमने डिस्कस कर लिया है। सभी महाद्वीप हम पढ़ चुके हैं, वहाँ से आप देखें। अब देखिए जो आपका भारत का भूगोल, विश्व का, भारत और विश्व का भूगोल है, तो उसमें भौतिक भूगोल, आपका जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसकी बात हो रही है, जिससे अंतर्गत आपकी भौतिक विशेषताएं, प्राकृतिक प्रदेश आपका जो आते हैं, आपका जो पर्वत पहाड़ हैं, सारी बातें हैं, उनका कैसे निर्माण कार्य हुआ है, कैसे उसके बारे में। इसके बाद प्राकृतिक संसाधन, जैसे वन, खनिज, आपके कितने वन हैं, कितने प्रतिशत भाग में वन है, किस प्रकार के वन है, खनिज कौन कौन से हैं, इनका यूज़ क्या क्या है, और संपदा, जल, कृषि, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, क्वेश्चन पूछा। एक क्वेश्चन पक्का आता है कि ये राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य से इसका संबंध है। अभ्यारण्य, सफारी, तो कौन सा इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफारी है या फिर इसमें अभ्यारण्य है, ये आपको, सॉरी, कौन सा सफारी है, कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पर है, कौन सा सेंचुरी अभी बना है, डेट भी पूछी आपसे जाती है। कई बार डेट भी आपसे पूछी गई है कि इसका निर्माण कब हुआ है, इसकी स्थापना कब हुई है।
सामाजिक भूगोल, इसमें आपका जनसंख्या आती है, ये क्वेश्चन बनता है कि किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है, कम है ना, लिंगानुपात है। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि, आयु, लिंगानुपात, साक्षरता, आर्थिक गतिविधियां आपसे इसमें पूछी जाती हैं। आर्थिक भूगोल की बात करें तो प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन, उद्योग, यातायात के साधन क्या क्या है। विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियां, पर्वत, इसको हमने पढ़ लिया, ये हमारा संपूर्ण कंप्लीट हो चुका है। विश्व के प्राकृतिक संसाधन, ठीक। इसके बाद में परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। जो आपके ऊर्जा के स्रोत हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक परंपरागत होते हैं जो हम वर्तमान में यूज करते हैं, जैसे कोयला है ना, कोयला हो गया आपका, जो कंडे वगैरह लकड़ी है। और दूसरा आपका हो गया, सॉरी, एक आपका हो गया परंपरागत, जैसे कोयला है, लकड़ी वगैरह। और दूसरा आपका होता है गैर परंपरागत, जिसको हम यूज, जिसे हमें यूज करना चाहिए, है ना। जैसे आपकी सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये आपकी हो गया गैर परंपरागत, जिसको हम लोग, जिसको सरकार इस समय बढ़ावा दे रही है, ताकि जो हमारा प्राकृतिक सोर्स है, जो हमारा संसाधन है, वो हमारा जो हमारे पास में रिजर्व है, वो सही सलामत रहे लंबे समय तक, जो आने वाली पीढ़ी है उसको प्राप्त हो। इसके बाद हमारी जो पांचवी यूनिट है वो है राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, यानी पॉलिटी ऑफ एमपी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ एमपी। राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती और राज्य प्रशासन की व्यवस्था। यहाँ पर पंचायती व्यवस्था की बात हो रही है, यहाँ पर एमपी की जो पॉलिटी है उसको यहाँ पर संबंधी की बात हो रही है। एक क्वेश्चन यहाँ से दो, इस पार्ट से आपकी जो पांचवी यूनिट का आपका ए पार्ट है, जो आ पार्ट है, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं आपके, बहुत हैवी आपका टॉपिक है ये। इसके बाद आपका पांचवे का जो आपका बी पार्ट है, इसमें राज्य की अर्थव्यवस्था, यानी पांचवी यूनिट पे एमपी पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ एमपी है, तो आपका पांचवी यूनिट। जो आपकी आपकी यूनिट है, इसमें क्या देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि भैया राज्य की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ऑफ एमपी। तो भैया मध्य प्रदेश की जनांकिकी एवं जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि भैया कौन सी जनजाति है, कितनी है, कितनी जनसंख्या है, कितनी साक्षरता, सारी बातें। फिर मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, कौन कौन से उद्योग कहाँ पर स्थापित है, और मध्य प्रदेश की जातियां, अनुसूचित जातियां और जनजातियां, राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं। देखो एससी, एसटी और ओबीसी से क्वेश्चन बन जाता है कि इनकी मतलब इनकी पॉपुलेशन के बारे में क्वेश्चन बन जाता है, सर्वाधिक कहां पर है, कम कहां पर है, और इनके संबंध में जो सरकार ने योजना चलाई है उससे भी क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से कौन सी योजना एससी की है, कौन सी एसटी की है, कौन सी ओबीसी की है, सारी बात आपको बन जाती है। और कौन सी महिलाओं के बारे में है, ये क्वेश्चन बन जाता है। फिर आपकी छठवीं यूनिट है आपकी कि भारत का संविधान, भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था। जो पांचवी यूनिट है वो पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ एमपी है, छठवीं यूनिट है पॉलिटी ऑफ इंडिया। क्लियर है बात। इसमें देखो क्या बोला गया आपसे, इसमें आपको ये दिया गया है कि भैया भारतीय शासन अधिनियम 1919 एवं 1935, इसको हम पढ़ेंगे, बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, ये टॉपिक काफी अच्छा है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक। कि भी 1919 या 1935, ये जो आपका फैक्ट है, इसका संबंध किससे है, 1919 से 1935, कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। संविधान सभा के बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं, इसका पहला अध्यक्ष कौन था, कितनी बैठक हुई है, इसके बाद अंतिम इसकी बैठक कब हुई है, इसके माध्यम से किसको पीएम बनाएगा, सारी बातें पूछते हैं इसमें। संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद, ठीक, संसद, राष्ट्रपति और संघीय कार्यपालिका, जो इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकार, यहां से क्वेश्चन बनता है आपको, जो मौलिक अधिकार से क्वेश्चन बन जाता है। कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक, कितने हैं, और इसमें आर्टिकल आपसे पूछ लेते हैं, इससे उसका आर्टिकल का संबंध किससे है। संवैधानिक संशोधन कितने हुए हैं, और जो मेन संशोधन है वो क्वेश्चन आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक व्यवस्था कैसी है, भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास एवं विदेशी व्यापार आया। देखो इकोनॉमी से, जो आपकी इकोनॉमी है उससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो जो जिस पार्ट से क्वेश्चन आते हैं उसको हम डिस्कस कर लेंगे, तो उससे आप उसमें लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, आप बहुत कम पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, पढ़ लेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार, आयात और निर्यात, वित्तीय संस्थाएं, रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय, देखो ये ऐसा क्वेश्चन आपने कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, राष्ट्रीयकरण कब हुआ किसका। उसके बाद राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं, इसके बाद में आपके
सेबी, एनएसई, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं, किसकी स्थापना कोई कब हुई, इसके अध्यक्ष कौन है। बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद अगला आपका जो टॉपिक है वो 7वां, वो आपका है विज्ञान एवं पर्यावरण। ठीक, विज्ञान एवं पर्यावरण क्या है? विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है विज्ञान के, साइंस के, उसको पढ़ना होता है। इसमें भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, उनकी उपलब्धियां, उपग्रह, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये आपका साइंस एंड टेक का पार्ट आ गया। पर्यावरण एवं जैव विविधता, ये तो आपको पैसिव पढ़ना पड़ता है ना। पारिस्थितिकीय तंत्र, ये आपको पढ़ना पड़ता है। पोषण, अब देखो ये आपका साइंस का पार्ट आ गया। पोषण, आहार और पोषक तत्व, एक मनुष्य के लिए कौन कौन से पोषण आवश्यक, कौन कौन सा आहार और कौन कौन से पोषक तत्व आवश्यक, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद में मानव शरीर की संरचना, मानव शरीर की संरचना कैसी होती है, इसको आपको उसको बिल्कुल पॉइंट वाइज आपको समझाना है, समझना है, क्वेश्चन बनता है। प्राकृतिक उत्पाद तकनीक, कृषि उत्पाद तकनीक, इसमें कृषि में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं वो आपको बताना है। खाद्य प्रसंस्करण होता क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, इसको पढ़ लेंगे हम लोग, टॉपिक छोटा सा लेकिन अच्छा है। स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य कार्यक्रम, सरकार ने कौन कौन सी स्वास्थ्य नीति और किसके लिए कब चलाई है, और कौन कौन से स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए, उसको हमको पढ़ना है। जैसे आपका आयुष्मान हो गया। प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन, जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको उसमें समझना है, और जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, उसको उसमें समझना है। ठीक, चलिए इसके बाद में आपका 8वां जो आपकी यूनिट है वो है अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय, बेसिकली आपका करंट अफेयर में आपको पूरा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम उसको पढ़ना होता है। महत्वपूर्ण घटना है, भारत और मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल संस्थाएं हैं, खेल प्रतियोगिता है, पुरस्कार, ये आपको उसमें समझना होता है। जैसे आपका एकलव्य हो गया, ये सब जो आपके अवार्ड मिलते हैं, सारी बातें, आपका मलखम्ब में किसको मिला है, सारी बातें, प्रभात जोशी आपका अवार्ड, ये आपको पढ़ना रहता है। इसके बाद आपका जो 9वीं यूनिट है वो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर, चलो इसमें क्या है, देखो इसमें ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली आपको जो कंप्यूटर वाला पार्ट है वो उसमें पूरा कवर होता है। आपको जो कंप्यूटर वाला पार्ट है यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, इस पार्ट से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, काफी हैवी टॉपिक, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिकी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इसके बाद में रोबोटिक्स से क्वेश्चन बन जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन बन जाते हैं, किसका आविष्कार किसने किया, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, और साइबर सिक्योरिटी के बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद ई गवर्नेंस के लिए सरकार ने कौन कौन से सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को लॉन्च किया, उसके बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं। इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में आ जाता है। ई गवर्नेंस का यूज क्या, इसका उपयोग क्या, महत्व क्या, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद पे ई कॉमर्स के बारे में क्वेश्चन, कौन कौन सी साइट, इसमें कौन सी साइट ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स बेसिकली होता क्या है, इसमें कौन सी वेबसाइट ई कॉमर्स है का एग्जाम्पल है। इसके बाद में आपका अंतिम जो आपकी 10th यूनिट है, इस पर आपको लगभग 15 से 16 आपको कमीशन है, ये आपको क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। लास्ट पेपर में, लास्ट प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन कम आए थे, लेकिन इस बार आने की संभावना है। ठीक, इसकी हेडिंग देखिए, हेडिंग इसकी है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक सामिदिक संस्थाएं। इसमें संवैधानिक और सामिदिक दोनों संस्थाएं आपको इसमें पूछी जाएंगी आपसे। सबसे पहले भारत निर्वाचन आयोग, राज्य, ये आपका पहला हो गया। दूसरा आपका राज्य निर्वाचन आयोग है। तीसरा आपका संघ लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी। फिर आपका चौथा एमपीपीएससी है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। फिर आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, नीति आयोग है, मानवाधिकार आयोग है। इसके बाद महिला आयोग है। फिर आपका बाल संरक्षण आयोग है। इसके बाद 10वां आपका अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग है। इसके बाद पिछड़ा वर्ग आयोग है, सूचना आयोग है, सतर्कता आयोग है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण है एनजीटी, और 15वां आपका है खाद्य संरक्षण आयोग इत्यादि। लगभग 15 इसमें कमीशन आपको इसमें दिए गए हैं, तो इनको आपको पढ़ना है। इस प्रकार से जो आपका सिलेबस है इसमें 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट को डिस्कस हमने किया। इसके बाद में जो आपका कल आपका वीडियो आएगा दिन में, इसमें हम लोग कि आपको एग्जाम के लिए कौन सी एग्जाम में आपको कितने सब्जेक्ट हैं और उस सब्जेक्ट के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो कल का वीडियो आप बिल्कुल मिस मत करना, जो कि लाइव रहने वाला है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।